पंख मध्य निर्मल रहे सदा कमल का फूल, उत्तम गुण पालन करे पथ हो यदि प्रतिकूल, जीवन वैसा ही बने जैसा रखे विचार, सत्व गुणों को साध के शुद्ध रखे व्यवहार। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस एपिसोड में आप सबका मैं अनुपम तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी लेखनी और काव्य क्षेत्र में अपना नया मकाम हासिल की हुई कवयित्री अनीता सुधीर जी। अनीता आख्या जी के नाम से जानी जाती हैं साहित्य क्षेत्र में। अनीता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय इस साक्षात्कार करने के लिए निकाला। आपने बहुत ही कम समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। एक रसायन विज्ञान की शिक्षिका का रुझान साहित्य की तरफ कैसे? अनुपम जी, आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार जो आपने अपने साक्षात्कार के माध्यम से मुझे जीवन के कुछ पिछले पृष्ठ पलटने का फिर से मौका दिया। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। अनुपम जी, आपने प्रश्न पूछा है कि मैं रसायन विज्ञान से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कैसे आई, तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प। मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। 1982 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया। फिर CDRI में करीब 5 वर्ष मैंने रिसर्च करी ड्रग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ड्रग के क्षेत्र में। और वो भी एक खुशी है कि उस वक्त हम लोग जिस दवाइयों पे काम कर रहे थे वो 7, 8, 9 साल पहले अभी मार्केट में आई हैं सहेली नाम से, तो उस पे कुछ योगदान हम लोगों की रिसर्च का उस वक्त था कि हम लोग ने उस पर काम किया। लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं उस काम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसका मुझे एक हमेशा मलाल रहा कि इतना शानदार कैरियर छोड़ के मुझे घर बैठना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रभु चाहता है वही होता है, या जो लिखा होता है वो वही होता है। जी जी जी। अभी ऐसा हुआ कि लगभग 3 वर्ष पहले मुझे एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई। हम लोगों के लिए बिल्कुल शॉकिंग था, कभी बीमारी का नाम नहीं सुना था, बहुत पेनफुल स्थिति थी। और मुझे अपना उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन था, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन मुझे कुछ समय काटना था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपनी उम्र को कुछ खींच ले जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इम्प्लांट लगेगा उसकी एक लाइफ है। तो मैंने वो समय काटने के लिए पहले ब्रश पकड़ा, फिर कुछ पेंटिंग की पहली बार। वो भी ऐसी पेंटिंग नहीं थी कि मैं किसको देती, क्या करती और घर में कितनी लगाती। फिर मैंने कलम पकड़ी, डायरी लिखी। डायरी में 4 लाइन की एक कविता बनाई, दुकान तुको मिला के, 19 अप्रैल 2018 को। और उसी समय पेपर में उसी दिन चांस की बात की, देखा कि एक योरपोर्ट ऐप के बारे में पता लगा कि उसमें आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, जो भी लिखो। मैंने कहा मुझे कौन जानता है, मैंने वहां पर लिखना शुरू करा। जब वहां पे लिखा, फिर कुछ वो टॉपिक देते रहे, कुछ लिखते रहे, लोगों से संपर्क हुआ, लोगों ने सुधार कराया, मिराकी से जुड़े। तो पहले छंदमुक्त लिखते थे, फिर जैसे जैसे लिखते गए, रोज नया कुछ सीखते गए, तो फिर मुझे हिंदी साहित्य में फिर के गूढ़ छंद में फिर मेरा डूबने का मन हुआ। उनको भी गूगल पे देखते रहे, लिखते रहे। और फिर अब मैं छंदबद्ध कविता लिखना पसंद करती हूँ कि मतलब ये एक तरीके से हिंदी साहित्य की सेवा है। और आज की जो जनरेशन हिंदी से इतना विमुख हो रही है, तो हम अपनी बात सीधे साधे शब्दों में उन तक पहुंचा सके। तो ये मेरी रसायन विज्ञान से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आने का ये कहानी है। जी, मैं स्वयं भी आपसे जुड़ी रही जब हमने पहली पुस्तक अपनी प्रकाशित की थी, प्रेम के रहस्यमयी रंग। उसमें आपने भी अपना बहुमूल्य साथ दिया था हमें। तो आपको वहाँ भी देखा है जब आप छंदमुक्त कविताएं लिख रही थी, और आज आपने इतने सारे सम्मान और पुरस्कार साहित्य जगत में पाए हैं, तो काबिले तारीफ है। आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये लेखन कौशल में इतना उतार चढ़ाव यहाँ किया, इतने ऊपर तक आप आए करते हुए, सीखते हुए, तो ये कभी आपने बचपने में या बचपन में कभी करते हुए लिखा नहीं, या ऐसा कभी नहीं लगा कि आप में ये काबिलियत है? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी लिख सकती हूँ। एक बार जरूर होती थी, जब किसी को मैं लिखते देखती थी ना, तो मुझे ये प्रेरणा जरूर मिलती थी कि ये लिखते कैसे हैं, मतलब लोग लिख कैसे लेते हैं। मुझे ये जरूर लगता था, शायद ये कभी दिमाग में रहा हो, लेकिन मैं एक कमेंट भी एक अच्छा नहीं लिख पाती। मैं आज भी अभी किसी को कमेंट करना हो तो मैं नहीं लिख पाती। लेकिन ये अब एक संवेदनशील मन रहा है। देश की जो व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक, उससे मन पीड़ित होता है। तो मेरे पास कोई शब्द भंडार नहीं है, काव्य सौंदर्य नहीं है, और मैं सीधे साधे शब्दों में अपनी बात कह देती हूँ।
हो सकता है जीवन का अनुभव हो, उसमें गहराई हो, कुछ भाव हो, वो लोगों तक पहुंचते हैं और मेरी रचना सर्वश्रेष्ठ चुन ली जाती हो, या वो तो चुनने वाले जाने की, वो सेलेक्ट करने वाले की वो कैसे करते। लेकिन बस यही है हमारी लेखन। आपकी कहानी भी तो इसी बात को साबित करती है कि कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। तो आपसे आग्रह है कि अपने जीवन की कुछ उपलब्धियों को हमारे साथ साझा करें। और अभी हाल में अपने कई जो पुरस्कार हासिल किए हैं, उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप किसी भी राह पे निकलते गए और लिखते गए? आपने प्रेरणा के लिए पूछा है तो मेरा अपना एक ये मानना जो है कि एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। इसके नाते ना मुझे बचपन से एक अलग सी फीलिंग थी। और मैंने जो 2 महापुरुष उस दिन, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जो आदर्श थे, उनको अपनाने की कोशिश की। मैं अब्दुल कलाम, अपने माननीय राष्ट्रपति जी के भी उससे बहुत प्रभावित रही हूँ। मतलब हर एक जो भी कोई एक अलग सा कार्य करता है, उसका जीवन मुझे प्रेरणा देता है। तो शायद बस एक यही रहा कि कुछ करना है और इस सब का समय काटना था। तो मैंने इसको लिखा, लोगों ने उसको सराहा और मैं इस तरीके से लेखन के क्षेत्र में आ गई। और अभी बल्कि इस कोरोना काल में मुझे अपनी सर्जरी भी करवानी पड़ी, क्योंकि मतलब 2 साल तो मैंने वो पेन में काट दिए थे। उसमें भी एक पटल पर ये शास्त्रार्थ चल रहा था, बड़े गूढ़ विषय थे, तो गूढ़ छंद थे। उसको मैंने हॉस्पिटल से भी लिखा और वहां से शास्त्र रत्न की उपाधि मिली, जो मेरे लिए बड़ी बहुमूल्य थी। मतलब लोगों ने, जिसको पता था कि मैं हूँ, उन लोगों ने भी काफी इसको सराहा कि तुम वहां से ऐसे काम कर रहे हो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस यही है लेखन का कहानी। मुझे लगता नहीं कि मैं कैसे खुद लिख लेती हूँ, कभी कभी मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब सफर है। जी, आपने अभी बताया कि आप अस्वस्थ रही हैं, काफ़ी अस्वस्थ रही हैं, और उस अस्वस्थता के बाद भी आपने अपने लेखनी कौशल को और निखारा है। अभी आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में रहते हुए भी जाके और शास्त्रास्त्र करके सबसे सम्मानित पुरस्कार हासिल किए, और हमें सबको पता है कि आपके लिए बहुत बड़े मान की बात होगी। तो आप अपनी इस लेखनी को किस रिश्ते में देखते हैं? मतलब इसको अपनी बहन की तरह देखते हैं, किसी सहेली की तरह, दोस्त की तरह, या बस एक ऐसा माध्यम जो आपको एक... अब अनुपम जी, लेखनी इस वक्त मेरी सबसे अच्छी साथी है। मेरे पति का मुझे पूरा सहयोग मिला है। मैं कुछ भी लिखती हूँ, मैं उन्हें जरूर सुनाती हूँ। पति का, परिवार का मुझे हमेशा सहारा मिला और एक उचित सलाह भी मिली। हमेशा मेरे पति ने मुझे बताया, उनको बल्कि मुझसे ज्यादा शौक था लिखने का और पढ़ने का, तो वो मुझे उचित मार्गदर्शन देते हैं। मन की जो पीड़ा है, जो अभिव्यक्ति है, वो लेखन के माध्यम से निकल जाती है। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई कि हम उम्र के लोगों से जैसे मिलते हैं, तो किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई निराशा में है, तो इस लेखनी में मैं सबको ये कहती हूँ कि आप लिखो, कुछ भी लिखो। कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं छपो या आपको कोई जाने। आप लिखोगे तो आपके मन की अभिव्यक्ति आप अपनी पीड़ा कह पाएंगे किसी से। तो इस लेखनी के माध्यम से मुझे कभी निराशा नहीं हुई, कभी अवसाद नहीं मेरे ऊपर आया, और मैंने हर परिस्थिति को एक सकारात्मक रूप में लिया। और ये लेखनी से मुझे इतना विस्तृत आकाश मिला है, जिनको मैं जानती नहीं और कभी देखा नहीं। उनसे ऐसे रिलेशन है इस वक्त कि कोई मुझे दीदी कहता है, कोई मुझे माँ कह के बुलाता है, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक विस्तृत आकाश है, और अभी तो अब तो इसमें डूब ही गए हैं। आगे देखें कब तक कर पाते। ये तो आपने बहुत सही बात कही कि हम जब भी अनीता नाम कहते हैं तो अनीता के साथ जी नहीं, अनीता दीदी ही आता है, क्योंकि सारे लोग आपसे जिस तरीके से जुड़े हुए, जो रिश्ता आपने बनाया हुआ है सबके साथ, तो सराहनीय है। तो अभी आपने बताया जैसे आपके जीवन साथी भी आपके साथ हमेशा रहे, आपको आपकी सराहना करते रहे, आपको सलाह देते रहे और आपका प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। तो ये तो हो गई आपके रिश्ते से जुड़ी बात। आप अपने भीतर ऐसे कौन से कौशल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसकी बदौलत आप इस मकाम तक पहुंच पाएंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में एक सीखने की इच्छा शुरू से रही है कि मतलब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूं, जैसे लड़कियां रहती हैं हम लोग, तो वो निटिंग भी आती हो, कुकिंग भी आती हो, सब कुछ चीज सीखने की हो, कोई भी नई चीज हो। मुझे आपको पता है मैं बागवानी का मुझे बहुत शौक है, तो उसमें भी नया क्या क्या चीज है तो वो भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। मुझे पेड़ पौधों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना काफी समय पेड़ पौधों के साथ भी बिताती हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर उसी चीज को माली देखभाल करे और मैं अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिता लेती हूँ, तो उनमें एक अलग ही निखार आता है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है। और लिखने में अब बाकी जो समय है, मेरा बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मैं अभी लिखने में ही ज्यादा समय बिताती हूँ। और गूगल है ही है, और बाकी लोग मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो वो सुधार कर देते हैं। तो मैं इसलिए अब हिंदी के कई तरीके के छंद, करीब 500-600 दोहे, कुंडलियां ये लिखती रहती हूँ। क्योंकि मतलब जिस दिन जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उस दिन उतने ही गूढ़ छंद पे काम किया है। ये मेरा ये रहा। ये छंद मुक्त से दोहा और ये छंदबद्ध कविताओं का सफर मैंने भी देखा है, और अभी हाल में आपको दोहा गुरु की भी उपाधि मिली है। तो अपनी बहुत अच्छी काबिलियत है कि आप किसी भी बात को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोकर उसकी सुंदर सी कविता कर लेती हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत मतलब बहुत सराहनीय काम है ये, और हर कोई पसंद करता है। अपनी कोई सबसे प्रिय कविता हम सबको सुनाए, जिससे हमारे सुनने वाले लोग थोड़ी प्रेरित हो सके और लिखने के क्षेत्र में वो भी आगे बढ़े। एक जो मैं अपनी कविता जो सुना रही हूँ, कविता क्या वो दोहों में ही लिखा हुआ एक गीत है जी। और जो कि शायद मतलब मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, या मैंने प्रेरणा में ही वो लिखा होगा, तो ये मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। श्रेष्ठ श्रेष्ठतम लक्ष्य से उर्मे भरो उजास, कल से उत्तम आज नवल भोर की आस। संकट को अवसर बना जो करते हैं कर्म, संकट को अवसर बना जो करते हैं कर्म, दुख विचलित करता नहीं समझे जीवन मर्म। शूल बिछे हो राह में रुकिए मत थक हार, निष्ठ समर्पण भाव ही करता बाधा पार। निष्ठ समर्पण भाव ही करता बाधा पार, जग फिर मुट्ठी में रहे मन में है विश्वास, कल से उत्तम आज हो नवल भोर की आस। निर्भर करती सोच पर मन क्यों माने हार, निर्भर करती सोच पर मन क्यों माने हार। ठान लिया जो जीतना जीत खड़ी तब द्वार, सुप्त पड़ी क्षमता जगा शक्ति मानसिक साध, सुप्त पड़ी क्षमता जगा शक्ति मानसिक साध। एक ज्योत संकल्प की जलती रहे आबाद, एक ज्योत संकल्प की जलती रहे आबाद। डोर पकड़कर हौसला लिखे नया इतिहास, कल से उत्तम आज हो नवल भोर की आस। पंख मध्य निर्मल रहे सदा कमल का फूल, पंख मध्य, पंख कीचड़ को कहते हैं, पंख मध्य निर्मल रहे सदा कमल का फूल। उत्तम गुण पालन करें पथ हो यदि प्रतिकूल, जीवन वैसा ही बने जैसा रखें विचार। सत्व गुणों को साध के शुद्ध रखे व्यवहार, सत्व गुणों को साध के शुद्ध रखे व्यवहार। बढ़े कदम जब साथ में मंजिल रहती पास, कल से उत्तम आज हो नवल भोर की आस, कल से उत्तम आज हो नवल भोर की आस। धन्यवाद। आपको हर आज पिछले बीते हुए कल से अच्छा रखना है, यही शुभकामना मैं अपने श्रोताओं को देना चाहती हूँ। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे संकट को अवसर बना, या निष्ठ समर्थन भाव डाल, या फिर एक ज्योत संकल्प की जलती रहे आबाद। एक एक बात में एक जोश भरा हुआ है। जो भी जैसे आपने अपने राह में जो भी अड़चने आई उनको अपने हौसले के साथ आगे बढ़ते आई, वैसे ही सुनने वाले भी उम्मीद है कि ये बातों को समझ पाए, एक एक शब्द को आपके समझ पाए और अपने जहन में उतार पाए। अनीता जी, आप कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा है आपको करते हुए।
निस्वार्थ भाव से आप ऐसा सब कुछ करती हैं और सेवा में प्रतिनित रहती हैं। कितने बच्चों के होठों पे आपने मुस्कान लाई होगी। कोई ऐसा अनुभव जिसमें आप किसी बच्चे के साथ बहुत घुल मिल गई हो और आपको पता है कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आप स्वयं को और उसको कैसे समझा पाते हो? अनुपम जी, मैं करीब पिछले 35 वर्षों से बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी सहायता समाज के लिए और कुछ संस्थाओं से जुड़ी हूँ, उनके लिए मैं करती रहती हूँ। एक मालवीय मिशन संस्था है जो कि लेप्रोसी पेशेंट के बच्चों के लिए काम करती है, कि वो तो आश्रम में रहते हैं, कुछ आश्रम में, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक अनाथालय है, एक आश्रम है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और रहने का वो लोग सब फ्री करते हैं, जो कि समाज के योगदान से चलता है। उसमें मैं पिछले करीब 35 वर्षों से अपना योगदान दे रही हूँ। वहाँ पे जो कुछ बच्चे थे जो मेरे, जब मैं पहली बार गई, जो 4 साल के 5 साल के थे, वो मेरे उनके साथ में मतलब टच में रही बराबर, उनकी पढ़ाई का और बाकी जो भी फाइनेंशियल जो भी हेल्प हो सकती थी हम लोग उस संस्था को देते रहे, वहां जाते रहे। और अब वो बच्चे नौकरी करते हैं, शादी कर चुके हैं, समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, और वो बच्चे अभी भी संपर्क में हैं। अभी मुझे कुछ साल पहले की घटना याद है कि एक रात में 10 बजे हमारी बेल बजी, एक बच्चा आया, सुरेश वहाँ का, कहने लगा मैम मेरी नौकरी लग गई है और मुझे नई जगह जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ, तो मुझसे जो भी हेल्प हो सकती थी, ठंडक के दिन थे, उसका वो किया। तो वो बच्चे अभी भी मिलते हैं और टच में है, तो बहुत अच्छा लगता है कि। और कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ मैं हॉस्पिटल तो जा नहीं पाती, 1-2 बार ही गई हूँ, लेकिन एक नियमित रूप से उनकी जो भी सहायता कर पाती हूँ वो फाइनेंशियली उनकी करती रहती हूँ। और वो जो एक ईश्वर चाइल्ड फाउंडेशन है, आप उसको सर्च करिएगा, वो भी एक, वो जो लेडी है सपना उपाध्याय, मतलब वो बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सबके लिए। उनकी बच्ची हॉस्पिटल में थी 2005 में। उन्होंने वहां पे जब लोगों को देखा कि कितनी तकलीफ होती है अटेंडेंट को, फिर उन्होंने वो काम शुरू करा। जब उनकी बच्ची ठीक होके घर आ गई, फिर उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। तो मैं उसी फाउंडेशन की वजह से उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। एक रोटी बैंक है। तो इस तरीके का छोटा छोटा सा योगदान करते रहते हैं। बहुत बड़े योगदान के लिए तो बहुत बड़े लोग हैं, ना तो इतना पैसा है और ना तो इतना स्वास्थ्य सहायता देता है, लेकिन फिर भी जो बन पड़ता है करते रहते हैं कि अगर समाज के सभी वर्ग को साथ लेके चल सके। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे मैंने कभी पढ़ा था कि आपने एक बार अन्न का दान किया तो आप एक बार का पेट भरते हो, लेकिन अगर किसी को आपने विद्या दान किया तो आप उसका जीवन संवारते हो। तो बस यही सब छोटे छोटे से प्रयास लगे हुए हैं कि करते रहते हैं जीवन। आपका ये जीवन तो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो। जिस तरह से आप बता रही हैं कि अपने अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप 35 वर्षों से इन बच्चों के लिए लगी हुई, तो जरूर आप में वो कमाल की बात है और हर कोई को आपसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपके अंदर ये जोश भरा हुआ, अभी जब मैं आपसे बातें सुन रही हूँ तो मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली सी कौंध रही है, प्रेरणा की कहें या कोई जोत कहें, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। कोई ऐसा भी इंसान है जो लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है। पर हमारे इस नवीन पीढ़ी, इस युवा पीढ़ी की बात करें या अभी की पनपती पीढ़ी की बात करें, उनकी मानसिक व्यवस्था जो हम बताएं या नैतिक जो अवस्था है वो उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि हम कह रहे हैं बिना टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हम बड़े हुए या जिस तरह से हमने अपना जीवन जिया। तो आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है, विद्यालय जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार हैं? आप किन को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानती हैं इस नैतिक शिक्षा के हनन के लिए? अनुपम जी, इसमें किसी एक को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। जो मेरा मानना है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं। जो सबसे पहला जो भी स्कूल है, टीचर है, ये सभी लोग जानते हैं कि घर और माता पिता है। हम बच्चों से कुछ कहें करने को और हमारा आचरण कुछ और हो तो बच्चे तो वही सीखेंगे जो मुझे करते देखेंगे। हम कहते कुछ रहे और खुद कुछ करें तो कुछ नहीं होगा। माँ का बहुत बड़ा रोल है, माँ का या किसी भी स्त्री का बहुत बड़ा रोल है एक समाज को बनाने के लिए, है ना। अगर हमारी आजीविका और सब कुछ चल रहा हो तो कोई जरूरी नहीं कि हम बाहर निकल के जाएं और बराबर से लाएं।
उसमें हमारी बराबरी है, हमारी श्रेष्ठता उसमें है कि हम घर में रह के अगर एक बच्चे को या 10 बच्चों को बनाते हैं तो शायद हम समाज के लिए एक योगदान कर पाते हैं। और जो मुझे एक कमी जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करता था, उसके भी मार्क्स मिलते थे। मुझे ध्यान है हम लोग बहुत पढ़े हैं, बहुत महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, उनसे कुछ प्रेरणा लेते थे, करने की कोशिश करते थे, भले उसमें सफल हुए हो या ना हुए हो, लेकिन एक कोशिश करते थे। अभी भी कुछ भी पढ़ते हैं किसी से लेके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि साइंस और मैथ्स और कैरियर जो भी समाज का जो भी सिनेरियो है उसमें लोग इस पे ज्यादा जोर है। नैतिक शिक्षा ग्रेडिंग तक से मिल गई है। अभी अगर आपको पिछले कुछ वर्षों का पता हो, जैसे अभी हमारे एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी किया गया था सारे बोर्ड्स में, तो मैंने ये देखा कि बच्चों में चेंज आया और बच्चे अपने एनवायरमेंट के लिए सजग हुए। मैंने ये देखा कि अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो वो सजग होंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है कि साइंस और मैथ्स के साथ अगर नैतिक शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व पाए और वो किताबें चले, टीचर एक दिन बच्चों को इस तरीके के कुछ दे, तो अगर 10 में से एक बच्चे ने भी अगर उसको ग्रैस्प किया तो मुझे लगता है कि ये हमारा मतलब ये हमारी असफलता नहीं होगी, वो भी एक हमारी सफलता ही होगी। अगर 10 में से एक भी सीखता है तो ये भी हमारी सफलता है, हम ये मान के चलते हैं। हम 10 को सिखा रहे हैं, एक ने सीखी है। अचरज तो इस बात की है अनीता जी कि लोग आज इसको विवाद का विषय मानते हैं कि स्कूलों में विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों में नैतिक शिक्षा की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए कहते हैं कि नैतिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे भी बन सकते हैं। तो ये जो विवाद का विषय कैसे, किस तरह से इनके दिमाग में ये बीज बोया गया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जबकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सबसे रिश्ता बनाना है। और सबसे रिश्ता तो तभी बनेगा ना जब हमारे लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनको हम सही तरीके से पालन करें। नैतिक शिक्षा है क्या कि हम अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं और किसी दूसरे को हमसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो हम आदर सत्कार की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, उन सब में लगे हुए हैं। तो वही आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है कि मेरी मतलब मैंने नहीं किया, इस मैं क्या कर सकता हूँ। शिक्षक कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, समय नहीं है। माता पिता कहते हैं कि बच्चा तो पूरा टाइम स्कूल में होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हर एक कोई की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, कोई भी पूरा पीछे नहीं हट सकता कि नहीं कर सकते। आपने बहुत सही शब्दों में इस बातों को जिक्र किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे एक और गुजारिश करूंगी कि आपकी जो सबसे प्रिय कवि हो उनकी कोई एक रचना आप हम सबके साथ साझा करें। अनुपम जी, मैंने जितने भी कवियों को पढ़ा है उसमें से कबीर दास जी मेरे सबसे प्रिय रहे और शायद अभी भी वो मेरे जीवन के बहुत करीब है। उनके जो दोहे थे वो उस समय भी एक सामाजिक कुरीतियों पे, एक तर्क पे, चिंतन पे आधारित थे। जैसे उन्होंने अगर ये बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनवाए, ना चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरो हुआ खुदा। वो घटना उस समय उस समय की मेरी जो भी उम्र रही होगी, वो दिन और आज का दिन मैं कभी मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाती, क्या वो उसको घंटी बजा के खुश करना है। जी। तो उस वक्त मैंने अपनी समझ से जो भी समझा, या उन्होंने पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या जो भी उनका जीवन दर्शन था, इन सब ने, कबीरदास के दोहों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि अब मुझे दोहे लिखना इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि अब मैं वो दोहे लिख पा रही हूँ। जी, तो कहीं न कहीं इसका बीजारोपण बचपने में हो चुका था, क्योंकि आप कबीरदास से इतना ज़्यादा जुड़ चुके थे कि देखिए आज आप खुद दोहा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, सम्माननीय है और हम सब आपका इसके लिए सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगी, बड़ी ही रोचक सवाल है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे श्रोतागण इस बात को जानें कि आपने अपने नाम के जो आगे आख्या जोड़ा है उसका क्या कारण है, किस तरह से आपने आख्या नाम को जोड़ा अपने नाम के साथ? देखिए, आख्या नाम मैंने खुद नहीं जोड़ा। बचपन में नाम अनीता
माँ बाप ने रख दिया। जी। अनीता श्रीवास्तव मेरा नाम था, शादी हुई तो सुधीर श्रीवास्तव हो गया। उसी समय से कुछ एक अलग सा था कि मैं अपने नाम के आगे से सरनेम नहीं लगाऊंगी, जिससे कि शायद जाति जी वाली जी जो कुछ चीजें हैं वो खत्म हो सके। मतलब मेरा जी बस एक शुरू से था कि छोटा छोटा सा एक प्रयास रहता था कि जी शायद कुछ बदल सके समाज में। हम्म, तो मैंने अनीता सुधीर अपना नाम लिखना शुरू करा। और अभी आख्या नाम मुझे एक संस्था ने दिया है। आख्या नाम के पीछे ये कहानी है कि एक साहित्य संगम संस्थान में पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ मुझे आख्या उपनाम मिला। और ये आख्या उपनाम जिस दिन मुझे मिला, ये मेरे जीवन के लिए एक अविस्मरणीय दिन था, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि मुझे ये आख्या उपनाम मिला। जी जी तो इस तरीके से मेरा अब नाम मैं अपना लिखती हूँ, अनीता सुधीर आख्या। अनीता जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, प्रेरणादायक बातें बताई हैं। आपकी जीवन के सफर से न जाने कितने ही लोग प्रेरित होंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। उम्मीद है सब कोई आपसे कुछ न कुछ, आपका एक अंश भी सीख पाए। और अंत में आपसे एक और आग्रह करूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए अपने जीवन के सफर से सीखी हुई कोई भी 3 बात को बताएं ताकि वो जीवन भर याद रख सकें। अनुपम जी, आपने सीखने की बात कही है तो मैं सबसे पहले तो एक यही कहना चाहूंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर घटना, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन को जितनी सरलता और सहजता से जी लिया जाए बहुत है। जो पल सामने है उसका भरपूर आनंद लीजिए। और जीवन में अनिश्चितता इतनी है, सभी के जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं, और शायद यही अनिश्चितता ही जीवन का रोमांच है, और शायद प्रभु का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है जो आपको कल से बेहतर आज है और आने वाला कल और भी बेहतर होगा जब हम सीखने की सतत प्रक्रिया में रहेंगे। और यही एक मनुष्य का गुण भी है कि हम रोज कुछ नया सीखते रहें, रोज कुछ नया करते रहें। एक जिज्ञासा ही एक जीवन का मंत्र हो, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। नहीं तो बाकी तो पशु भी खा पी के और दिन अपना बिता के सो जाते हैं। तो एक जो जिज्ञासा है यही बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद है कि आपकी ये 3 बातें, किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अनिश्चितताएं तो बनी रहेंगी। लोगों को अनिश्चितताओं को अपने जीवन में ढाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाला कल तो बेहतर ही होगा। और जिज्ञासा, कुछ भी सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जैसा बता रही, आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ किया। और अंत में आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगी कि आप हमारे इस कॉन्स्पायर टीम के साथ जुड़ सके और अपने ही श्रोताओं को अपनी इस कहानी से प्रेरित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। धन्यवाद अनुपम जी, धन्यवाद।